Very good morning, all of you. Welcome in the 7th lecture of Political Science. एक्चुअली साइंस नहीं, मतलब जो इंडियन पॉलिटी वाला कुछ हिस्सा है वो चल रहा है। अब तक हमने पढ़ा, आपका पुराने लेक्चर में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ ली थी। उसके बाद में हमारी एग्जीक्यूटिव शुरू हो गई थी। जो आपके मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से पार्ट में थे? 4 में, 4A में थे। आर्टिकल कौन सा था आपका? 51A या 51 जो भी है। क था क्या? क रहेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम पहुंच गए थे भाग 5 में, और साथ में थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन किया था भाग 6 का। भाग 5 के लिए आर्टिकल बताओ जल्दी से, 52 से लेकर के 151। तो हमने बात करी थी भाग 5 में क्या है सर आपका? एग्जीक्यूटिव, उसी में बात करेंगे। तो कार्यपालिका के लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है आपके? 52 से लेकर के 78 तक, केवल 78 तक, ठीक है। ये सारी चीज भाग 5 के लिए आर्टिकल 52 से 151 तक, इतनी चीजें थी। और हम पढ़ते पढ़ते कहां पहुंच गए थे? राष्ट्रपति पढ़े, और राष्ट्रपति में पढ़े, राष्ट्रपति का पद है आपका 52 पे। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद, ठीक है। वैज्ञानिकों का द्वितीय दशम हमने बात करी थी, है ना। उनमें से प से क्या है आपका? पद है राष्ट्रपति का पद 52 पे। कहां से मतलब कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 पे, और 54 पे क्या है? निर्वाचन उसका। को से कोटा हो गया, तो कैसे आपका रहेगा? कोटा के बाद में कहां से? कार्यकाल 5 साल का रहेगा, 55 पे हो गया। 56 पे क्या है? कब तक? नहीं, 56 पे हो गया ना, कब तक वाला? 55 पे क्या है? कोटा, ठीक है, कोटा या पद्धति कह सकते हैं, निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद में हम पहुंच गए आपके 57 पे क्या है? वैज्ञानिकों का द्वितीय निर्वाचन, यो से आपका योग्यता 58 में। और उसके बाद में दशाएं, दशाओं के बाद में आपका शपथ, शपथ के बाद में महाभियोग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो आपका 57 तक हो गया। 57 में आपका क्या है? दूसरा निर्वाचन। कितनी बार हो सकता है हमारे यहाँ पे? कोई लिमिट नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जब तक दम है तब तक लड़ते रहो। अच्छा, उसके बाद में 58 में हमारा शुरू हो जाता है आपका योग्यता वाला। अर्हताएं क्या है? अर्हक होते हैं ना एक, क्या आपकी अर्हताएं? तो सर हमारा वहीं से शुरू होता है। अर्हताएं या क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको? राष्ट्रपति होने के लिए आपके क्या चाहिए? पहली बात तो क्या है? इंडियन होना चाहिए। सुनो, अब थोड़ी बात करेंगे आपका। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए क्या चाहिए आपको? इंडियन चाहिए। वैसे ही आपके दूसरे पद भी हैं, इन्हीं पे ध्यान रख लेते हैं कि इंडियन किन किन के लिए चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए भी इंडियन चाहिए, गवर्नर के लिए भी इंडियन चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादातर बड़े बड़े वो हैं, उनमें इंडियन ही चाहिए। सरकारी जॉब में भी इंडियन चाहिए। इंडियन हो गया। सर इंडियन का मतलब क्या है? हमारे राष्ट्रपति जन्म से इंडियन होने चाहिए या नागरिकता ले लें वो भी काम चल जाएगा? कुल मिला के इंडियन होने चाहिए, ऐसा नहीं है जन्म से। ये कहाँ है जन्म वाला कि जन्म से ही होना चाहिए? वो अमेरिका में है। आप चले जाओ अमेरिका की नागरिकता ले लो, तो बाद में जाकर के प्रेसिडेंट नहीं बन जाओगे, क्योंकि आपका जन्म एज ए अमेरिकन सिटीजन नहीं हुआ है ना। आपका जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में। बाद में कन्वर्ट हुए, दूसरे देश की नागरिकता ले ली, आपको राष्ट्रपति की योग्यता वहां पे नहीं है, लेकिन इंडिया में चलेगा। तो ये हमारे यहाँ पे इंडियन कौन सा वाला है? जन्म वाला की, जन्म की कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है, बस इंडियन होना चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। एज कितनी सर? 35 साल। 35 साल की उम्र कहाँ कहाँ चाहिए आपको? राष्ट्रपति के लिए चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए, गवर्नर के लिए चाहिए, राज्यपाल के लिए भी चाहिए। तो ऐसी तुलनात्मक रूप से इनको याद रखिएगा। फिर योग्य क्या हो? राष्ट्रपति की योग्यता की बात करेंगे कि आपकी योग्यता किसकी धारण करे? कौन से? संसद में 2 सदन है सर, राज्यसभा और लोकसभा। तो कौन से किस सदन की योग्यता हासिल कर रखा हो? तो एमपी वाली। राष्ट्रपति के लिए कौन सा है? लोकसभा वाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रटना नहीं है, समझोगे कैसे? उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए राज्यसभा वाली, क्योंकि एक लिंक बनाए रखो। उपराष्ट्रपति होता क्या है? पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो उसकी योग्यता भी उसी की होनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा ट्विस्ट मार देता है एग्जामिनर कि जो योग्यता है किसकी? राष्ट्रपति की, वो कैसी है आपकी? सदन के हिसाब से बात करूं तो लोकसभा की योग्यता चाहिए। एज को छोड़ के बाकी सारी चीजें वो आ जाती हैं। एज तो लोकसभा की कितनी है? 25 साल है। मिनिमम एज कितनी है एमपी बनने के लिए? 25 साल। अच्छा, राज्यसभा एमपी बनने के लिए कितनी है? 30 साल। समझ आई बात है? कुछ चीजें छोड़ करके, ठीक है। संसद सदस्य होता है, संसद सदस्य हो ये जरूरी है? एमपी हो जरूरी है? राष्ट्रपति बिल्कुल जरूरी नहीं है, नो नीडेड, ठीक है, नॉट नीडेड, ठीक है। उसके बाद में हमारे देखिएगा, लाभ का पद धारण ना करें। ये 4 बातें यहाँ हो गई। दूसरी बात, 5वीं बात क्या है? लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके लिए? केवल राष्ट्रपति के लिए, गौरव के लिए भी है, उपराष्ट्रपति के लिए भी है, गवर्नर के लिए भी है, संघ या राज्य के मंत्री हैं, उन सबके लिए है कि लाभ का पद धारण न करें। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या? बेटा कर ले, फेल हो जाएगा, यहाँ एडमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या है लाभ का पद का मतलब? क्या है? आप जब राष्ट्रपति बने हुए हो, ठीक है, कोई और भी सरकारी नौकरी कर रहे हो, दूसरी चीजें और कर रहे हो, कोई आपका उस तरीके से कर रहे हो। कुछ आपके पद हैं जिनको अभी संविधान में आगे बताएंगे कौन कौन से पद लाभ के पद होते हैं। अभी रुक जाओ, यहीं पे बात अभी नहीं, बस फिलहाल इतना ध्यान रखो।
क्योंकि टॉपिक आएंगे वहां पे फिर रिपीट हो जाएगा, फायदा क्या है। नामांकन के लिए कितने चाहिए, क्या सर 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए। प्रस्तावक का मतलब जो प्रपोजल दें कि भाई साहब इनको बनाओ, अनुमोदक का मतलब वो रेटिफाई करें। तो कुल मिला के चाहिए कितने, 100 लोग चाहिए, है ना। अच्छा उपराष्ट्रपति बनोगे तो क्या 20-20 चाहिए, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। तुम कंपैरिजन करके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे अगला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, उससे थोड़ा वो भी होता है, क्लैरिफाई भी होता है। नामांकन के लिए कितने लोग चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है, कम से कम है ये। और तुमने 60 कर लिए और उधर भी 60 या 70 कर लिए तो कोई रोक लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है कि एटलीस्ट इतने चाहिए, मैक्सिमम तो तुम्हारी पूरी संसद तुम्हारे पक्ष में हो तो अच्छी बात है। कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हुए हैं जो निर्विरोध आपके निर्वाचित हुए हैं, एन संजीव रेड्डी, ठीक है, अभी चर्चा करेंगे उनके बारे में, बात करेंगे। तो समझ में आई बात मेरी। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, 58 वाला। सर यहाँ पे क्या है, 35 वर्ष के लिए मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, कम से कम की बात की गई है। तो राष्ट्रपति कोई 40 साल का 50 साल का, ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं यार, ये बड़े उठाप के हो जाते हैं बनते। तो कम से कम 35 है, ज्यादा तो तुम सर घूम रहा है और पार्टियां सपोर्ट कर रही है तो तुम बन जाओ तब भी राष्ट्रपति। संविधान में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रस्तावक अनुमोदक हो गए, कुछ पैसा भी जमा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आरबीआई या गवर्नमेंट के खजाने में जमानत राशि कितनी है, 15,000 जमा करनी पड़ेगी। और मतों का 1/6 आपको नहीं मिलता है तो जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी। कहते हैं ना कई बार जमानत जब्त हो गई, तो मतों का कितना नहीं मिलता है, 1/6। ये सब पे लागू है। अभी एमपी के चुनाव हो रहे हैं, कहीं पे वोट पड़ रहे हैं और ओवरऑल वोट का 1/6 तुम्हें नहीं मिला, तो उन सबकी जितनों के आपके नहीं मिले उनकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो उनके लिए क्या 15,000 लाए, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं या राष्ट्रपति का लड़ रहे हैं, उतना नहीं। लेकिन हाँ थोड़ा देख के तो चलते हैं। तो सिक्योरिटी मनी कितनी है सर राष्ट्रपति के लिए, 15,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आप जो है ना ये हो पाएगा। तो 58 क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें। जितनी चीजें हो सकती हैं सारी चीजें बता दी आपको। उसके बाद में 59 की बात करेंगे, शर्तें हैं 59 वाले में। 59 में क्या है, शर्तें हैं। शर्तें का मतलब क्या आपका, दशाएं कंडीशंस। अच्छा लिखा हुआ है सदस्यता या लाभ का पद। सदस्यता का मतलब क्या है, किसी जो संसद का सदन है उसका सदस्य नहीं रहेगा। जब प्रणब मुखर्जी साहब आपके क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने रिजाइन करा था क्योंकि उससे पहले वो एफएम थे, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, ठीक है। तो आपका सदस्यता आपको छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, लाभ का पद वो नहीं ग्रहण करोगे, उसको दूसरे के नाम करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ेगा, पदावधि, अच्छा वेतन कम नहीं होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में रहोगे आप। दूसरी बात, पदावधि, जब तक आपका पद पे हो, ठीक है, तब तक आपका वेतन कम नहीं होगा, ये शर्तें हैं। नहीं तो क्या है, बाद में उसको पनिश करने के लिए क्या करें लोग कि उसको पेमेंट कम कर दें। अब ये बताओ, वेतन से ज्यादा है, राष्ट्रपति साहब का वेतन कितना है, एक रैपट दूंगा 5 लाख है। 5 लाख कहां सो रहे हो, 1 लाख तो एमपी वालों का है, एमपी का है, हद करते हो, कहां सो रहे हो, बहुत पहले ये बदल चुका है। ये तो इतनी गलतियां ना करना। 60 पे क्या है सर, राष्ट्रपति की शपथ है। शपथ लोगे तुम 60 आ गए हो, यहां से आर्टिकल 60 याद रहेगा। शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, सीजीआई दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा मान लीजिए सीजीआई साहब अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित को जाएंगे कहां यार, देश से बाहर जाएंगे, ठीक है, ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए, जो भी है उस दिन एब्सेंट है, उनकी अनुपस्थिति में कौन, सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये व्यवस्था की गई है। उस दिन हो सकता है बहुत बीमार है, आईसीयू में, तो शपथ तो होनी है उसी दिन, तो क्या करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में तो भाई साहब अभी ओवरऑल कितने जज हैं, जल्दी बताओ, 33 प्लस 1, इतने घुसे खाओगे, हाँ 34 है, यानी 33 तो हो गए। बीच में बदलाव हुए थे, 3 की वृद्धि हुई थी कि नहीं, क्या कर रहे हो हैं? अभी संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, 34 है, इंक्लूडिंग सीजीआई, 3 बढ़ गए बीच में, हद है। तो ऐसा है, शपथ दिलाने के लिए सीजीआई साहब नहीं है, तो भाई साहब उनके अलावा कितने, 33 है, कोई तो होगा, ऐसा तो नहीं है भाई साहब चलेगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पूरी छुट्टी है, ऐसा तो होएगा नहीं। हाँ वो भी देखा जाता है शपथ किस दिन दिलाई जा रही है, ठीक है। तो मेरी बात हो गई। अब आगे चलते हैं सर, प्रेसिडेंट की भूमिका का निर्वहन करने वाले को भी आपका शपथ दिलाते हैं, कौन, आपके सीजीआई। भूमिका का निर्वहन करने का मतलब क्या है, मान लीजिए आगे चल के इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो उपराष्ट्रपति आएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए, निर्वहन करने के लिए, तो राष्ट्रपति तो है नहीं, वो भूमिका का क्या कर रहे हैं, निर्वहन। आगे और बताएंगे, ठीक है। एक अधिनियम आया है तो वो टॉपिक आएगा, तो मान लीजिए वो त्याग पत्र देता है, क्या है वो अभी आएंगे, अभी रिक्त हो जाता है पद वाला, तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, दूसरे टॉपिक में दूसरा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गए 58, 59 और 60 आपके क्लियर हो गए, ठीक है। 58 में हमने क्या पढ़ा सर, आपका अर्हताएं या फिर आपकी योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं, इंडियन होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, और लोकसभा एमपी की योग्यता रखे, और सदस्यता जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि योग्यता रखे, ये नहीं है कि एमपी हो, दोनों बातों में अंतर है।
बनने लायक हो, कहने का मतलब 25 वर्ष से तो ऊपर ही ऊपर हो। यहाँ इसकी तो 35 है, उसकी योग्यता तो इसमें भीतर ही आ जाती है, अलग से योग्यता बढ़ाई नहीं। उन्होंने बोला जो एमपी की है वो वाली तो रहेंगी, कुछ एक्स्ट्रा है, एज 25 वाली नहीं चलेगी, 35 चलेगी, ठीक है ना। पागल दिवालिया ना हो, ये ना हो, वो ना हो, लाभ का धारण ना करे, ये सब चीजें क्या है, एडिशनल है, ठीक है। 58 में और क्या बोला कि आपका जो जमानत राशि है वो कितनी होगी, 15,000, या तो आरबीआई में या आपके गवर्नमेंट के खजाने में आपका जमा रखे, 1/6 नहीं मिलेगा तो जब्त हो जाएगी। और क्या पॉइंट था, जल्दी बताओ। 58 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। कितने चाहिए लोग, 50 प्रस्तावक, कम से कम, ज्यादा ज्यादा तो सबको बटा लो, ठीक है, ये वाली बात होगी। और क्या सर इसमें कुछ और है, ओके। लाभ का पद जो है ना, और किन किन के लिए, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी साइड में, इस टॉपिक का इतना ही था, इसमें नहीं था ये बात है, वो तो अलग अलग टॉपिक के यहाँ लिंक कर दिए थे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, गवर्नर है वो भी नहीं करेगा, तो ये 58 में नहीं है सर, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो तो तुलनात्मक अध्ययन कराया, नोट्स के रूप में रहता है। मेरी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आपके 59 वाले। 59 का मतलब दशाएं, कंडीशन क्या है आपका, पागल दिवालिया ना हो, इसमें है ये कंडीशन, इसमें मैंने उसमें बोल दी पहले वाले में, उसमें नहीं है, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है आपका, लाभ का पद धारण न करे, ठीक है। और क्या है आपका, ये भी इसमें 59 वाले में, ये 58 में नहीं है, वहां गलत लिख दिया, ठीक है, ओके चलो। और वेतन कम नहीं होगा, दूसरी बात एक और चीज है, हाँ राष्ट्रपति भवन में रहोगे, हाँ ये भी है, चलो। 60 पे शपथ है, शपथ सिंपल है, कौन दिलवाएंगे, सीजीआई, सीजीआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठ सीजीआई नहीं, कोई भी न्यायाधीश, सीजीआई तो एक ही होता है, ओके। सो हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा राष्ट्रपति ने कोई कार्यवाहक है तो, या उसकी भूमिका निर्वहन करने वाला, राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाला, उसकी भी शपथ कौन दिलवाएंगे, यही पूरा सिस्टम, सीजीआई, सीजीआई नहीं तो कोई और, ये बात समझ में आ गई। 60 तक हो गया। अब 61 पे क्या है, तुम 60 पे सत्या गए तो 61 पे निकलो, ठीक है। 61 पे क्या है सर, आपका महाभियोग की तरफ चल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर इम्पीचमेंट, क्या बोलेंगे आपका, इम्पीचमेंट, ठीक है। अच्छा ये कैसी क्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रोसेस है, तो अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी बोल देते हैं कई बार तो, क्वासा या क्वासी, ठीक है। शुरुआत किसी भी सदन से कर सकते हैं सर, राष्ट्रपति के महाभियोग की शुरुआत किस सदन से करूंगा, कोई से भी कर लो, चाहे मन करे लोकसभा से कर लो, लोअर हाउस या अपर हाउस बोले तो राज्यसभा, उससे भी कर सकते हैं, किसी भी सदन से की जा सकती है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला बात क्या है सर आपकी, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर यह शुरू हो जाएगा, तो आप बोलोगे तो सही कि कब, मन मर्जी, या फिर देखा जाएगा राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से देश चला रहे हैं, तब इसको क्या करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में पावर बहुत तगड़ी वाली है, सारे काम किसके उस पे होते हैं, आपके राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करने पर राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा, जुगाड़ बनाई तो हटाएगा कौन सा, संसद ही हटाती है। सर कौन से सदन से शुरू कर सकते हैं कार्यवाही, किसी भी सदन से कर सकते हैं, हटाने की जो पावर है वो किसके पास में, संसद के पास में। ये 3-4 प्रश्न हो गए। प्रक्रिया कैसी है, अर्धन्यायिक। दूसरा आपका कहां से शुरू कर सकते हैं, किसी भी सदन से, संसद को पावर ये पहला रखना, फिर उसके बाद कौन से सदन, किसी से भी, और कब, तो आपका संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है। ये होती है नोट्स, कम जगह में ज्यादा बात हो जाना। ये 4 क्वेश्चन हो गया। ये वाली महाभियोग की चर्चा हमने कहां से ली है, या व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से ली है, ये हमारा पहले पढ़ चुके हैं हम, ये बस रिवाइज करने के लिए। तो आपका मन करेगा तभी स्टार्ट कर दोगे कि कुछ नोटिस भी देना पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय को, देश का पहला नागरिक है सर, है ना, राष्ट्राध्यक्ष है, राजा साहब को कुछ तो बोलना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ शुरू करना चाहिए, तो 14 दिन का नोटिस भेजेंगे, 14 दिन पहले। मान लीजिए आज तारीख कितनी आपकी, 6 तारीख है, ठीक है। आज हमने नोटिस भेजा प्रेसिडेंट साहब को, द्रौपदी मुर्मू मैडम को, उनके लिए प्रस्ताव पास करेंगे, महाभियोग करेंगे। हालांकि वो लेडी ऐसी है नहीं है, ठीक है, कमाल की आपकी राष्ट्रपति अभी जो है, ठीक है, कहते ना शी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्यों बोल रहा हूँ मैं, दिल से बहुत अच्छी है वो, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, तो वैसे हटाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं कि आज 6 तारीख है, आज नोटिस आपने भेजा, तो प्रोसेस कब शुरू करेंगे, आज 6 तारीख है, हाँ, तो 20 तारीख को आपका, अगली 20 मई को आपका कार्रवाई शुरू होगी। और कौन से सदन से शुरू कर सकता हूँ, किसी भी सदन से, वेरी गुड। लेकिन अब सदन में पहुंच गए, सदन की व्यवस्था देखते हैं, सदन पहुंच गए, आप बैठे हुए हो, अब कितने लोग चाहिए प्रस्ताव करने के लिए। अच्छा प्रस्ताव ऐसे नहीं कि हम हटाना चाह रहे, नहीं, लिखित में चाहिए, है ना, कोई मुंह खाते नहीं चलेगा, ठीक है। अब नोटिस हो गया, कितने सदन संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, पहले साइन चाहिए, कितने लोग चाहते हैं ऐसा करना, तो हस्ताक्षर करो। तो सदन संख्या का वो डिपेंड कर रहा है सदन कौन सा है, उसके 1/4 लोग कम से कम साइन करके दें। 14 दिन पहले नोटिस, फिर उसके बाद में 1/4 लोग साइन करें। अब समझिएगा 1/4 का मतलब क्या है। अच्छा ये बताओ, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं अभी फिलहाल, 245 है ना, 245 है, मैक्सिमम आपके 250 हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा
उसमें बताओ, लोकसभा में बताओ। 552 मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। वर्तमान में संख्या कितनी है? 543 है, ध्यान रखना। अभी वो 2 एंग्लो इंडियन वाले हटा भी दिए हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल वर्तमान पे 543 है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इतनी बात है। अब इसका चाहिए, मान लीजिए मैं ऊपरी वाले सदन पे जाऊं तो कितने लोग चाहिए आपको? 624, मतलब 60-62 में से देख लो कोई ऐसे लोग चाहिए समझने के लिए, ठीक है ना। इन इतने लोगों का आपका, आपने 65 का करा लिया, 17 करा लिया, कम से कम चाहिए 1/4। आधे लोग साइन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझे। ज्यादा तो पूरा सदन कर दे, उसको कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बोला इससे कम नहीं होनी चाहिए, कम हुआ इससे। मान लीजिए 50 लोगों ने साइन करें, नहीं चलेगा। ऊपरी सदन का एक आपका 1/4 नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। और सदन संख्या का आरोप या सदन संख्या, आरोपी जो है, जो सदन आरोप लगा रहा है, मान लीजिए कहां से आप लेके आए? राज्यसभा से, और वो जो आरोप लगा रहा है, हस्ताक्षर के बाद में क्या चाहिए? अब संकल्प प्रस्ताव पारित होगा तब कैसे होगा? 2/3 से होगा संकल्प द्वारा। ये सिंपल नहीं है, तब 1/4 नहीं चाहिए, 2/3 चाहिए। 2/3 कितना हुआ? ऊपरी सदन का बताओ जल्दी से। अरे लगभग 250 पूरे हैं ना, तो उसका 2/3 कितना हुआ? सुनो, अरे सुनो, 100 का 2/3 कितना होता है? 66 समथिंग, ठीक है। 200 का कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 132 समथिंग अप्रॉक्स हो गया, ठीक है। अब जो 45 है उसका करो, 30 हो गया ना, उधर से आ गया, हाँ है ना, 15 45, ठीक है। लेकिन ये नहीं, 250 का मिलेगा, 250 का चाहिए, क्योंकि क्या बोला? कुल संख्या का। अभी वर्तमान में उसकी बात नहीं, कितने हैं आपके? 250 हो सकते हैं ना, उसका सदन संख्या का आपका 2/3 चाहिए, संकल्प द्वारा पारित होगा, ठीक है। अब जब पारित कर दिया इसने, मान लीजिए आपने लोकसभा से, राज्यसभा से शुरू करा था, वही उसी पर रहना है। अब कहां जाएगा? दूसरे सदन में। अभी राष्ट्रपति का कोई भूमिका नहीं है, अभी केवल नोटिस गया है। जैसे ही दूसरे सदन में जाएगा, लोकसभा में पहुंच गया, यहां तक क्लियर है ना पिक्चर? लोकसभा में पहुंचा, अब क्या है? दूसरा सदन चेक करेगा, रेटिफाई करेगा कि आरोप सही है गलत है, इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है या नहीं किया, ठीक है। यहां तक पहुंच के अब दूसरे सदन में राष्ट्रपति उपस्थित होंगे, या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे और अपना बचाव करेंगे कि मैंने गलत नहीं किया, ठीक है ना। तो कौन से सदन में होगा? पहले में नहीं होगा, ये दूसरे में होगा। क्या क्लियर हुई पिक्चर? मान लीजिए लोकसभा से शुरू किया होता तो फिर राज्यसभा में जाते अपना पक्ष रखने। अभी हमने कहां से लेके चले समझने के लिए? राज्यसभा से। तो अब पक्ष रखने कहां जाएंगे? वो लोकसभा, ठीक है ना, दूसरे सदन में। यहां तक क्लियर हुई पिक्चर? आ जाते हैं यहाँ पे, संकल्प द्वारा पारित होगा। जो नेक्स्ट सदन है उसमें भी, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट अपना पक्ष रखेंगे या फिर अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, दोनों विकल्प रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो सदन भी क्या कर दे? समर्थन कर दे, एटलीस्ट कितने का? वो भी करेगा, 2/3 तो वहां पे भी चाहिए। देश का राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा दोगे, ठीक है। तो वो भी आपका अनुसमर्थन कर दे, किससे? आपका अनुमोदन कर दे 2/3 से, तो क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संसद जो है, ठीक, वो क्या हो जाएगा? यहां से लेके चलो यहाँ पे महाभियोग लगाने पर, ठीक है, त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। और जैसे ही आपका दूसरे सदन से क्या हुआ? पारित हुआ, कहते ना, दूसरा सदन कौन है अभी हमारे समझने के लिए? लोकसभा है। तो उसका स्पीकर कहेगा आई हैव इट, आई हैव इट, पास हो गया, वो जाएगा, चढ़ने को जाएगा सेक्रेटरीट में, और वैसे ही राष्ट्रपति क्या है? इंपीच माने जाएंगे। क्योंकि अब ये राष्ट्रपति के पास में साइन के लिए नहीं जाएगा, अपने साइन नहीं करेगा ना वो, ध्यान रखना, महाभियोग में थोड़ा अंतर है। वैसे तो हमारे पास में एक दिमाग रहता है कि कोई भी विधान कब बनता है, कोई भी एक्ट कब बनता है? दोनों सदन से पारित हो, राष्ट्रपति साइन करे तभी बनता है कि नहीं? हाँ है ना। महाभियोग में ऐसा नहीं है। महाभियोग में तो जैसे ही दूसरा सदन पारित कर देगा, उसी तारीख से क्या हो जाएगा? आपका इम्पीच्ड माने जाएंगे। त्याग पत्र देना पड़ता है, पड़ता है का मतलब देना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं है कि दे सकते हैं, नहीं है, सकता नहीं है, पड़ेगा, ठीक है। महाभियोग लगाने पर परिस्थिति में, उस परिस्थिति में त्याग पत्र देना पड़ता है। अब छोटा सा एक कंसेप्ट है बीच में कि जो संसद में कौन कौन हिस्सा होता है सर आपका, ठीक है, कौन भाग लेंगे किसमें? आपके महाभियोग में, इम्पीचमेंट में। मेरी बात सुनना कि इम्पीचमेंट की जो क्रिया है उसमें भाग कौन कौन लेगा? तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य दोनों। ये क्या हुआ सर आपके कि जब इनका क्या हो रहा था? इलेक्शन हो रहा था, केवल कौन से आ रहे थे? निर्वाचन में निर्वाचित आ रहे थे, निर्वाचन में निर्वाचित आ रहे थे। कहां से? संसद से, बोले तो लोकसभा राज्यसभा से। और कहां से? विधानसभाओं से। विधान परिषद से नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है, वो तो पूरी हटा दी थी। लेकिन महाभियोग में विधानसभा का कोई लेना देना है? किसकी जरूरत है? केवल संसद की, केवल संसद की। और उसमें कौन से? दोनों ही। हटा कौन सकते? पूरी संसद है, कुल मिला के ऐसे समझो, टेक्निकली समझा करो। कौन है? पूरी संसद। कहने का मतलब आपके निर्वाचित मनोनीत सब, हटाने में सब है। लेकिन निर्वाचन में जब इनका निर्वाचन हो रहा होगा राष्ट्रपति का, तब ये मनोनीत नहीं आते, निर्वाचन में निर्वाचित आते हैं, निर्वाचन में निर्वाचित आते हैं। बात समझा पाया मैं? लेकिन हटाने में पूरी संसद रहती है, तब विधानसभाएं नहीं आती। विधानसभाएं राष्ट्रपति को हटाने में, इम्पीचमेंट में नहीं आती, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये स्लाइड समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आई होगी।
ठीक है। 60 में शपथ थी, सीजे दिलवाते हैं। 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग के बारे में हमारी एक बात है, ये हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, ठीक है। 14 दिन पहले हम क्या राष्ट्रपति साहब को नोटिस देते हैं, उसके बाद में आपकी प्रोसेस शुरू होती है, किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या था कि जो आपका ऐसे शुरू होगी तो लिखित में प्रस्ताव जाएगा, वो भी क्या है, हस्ताक्षर 1/4 के लोगों के चाहिए। फिर उसके बाद में संकल्प जो ना 2/3 से पारित होगा, दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, दूसरे सदन में जाएगा, वहां पे भी हमें पारित चाहिए। वो सदन देखेगा, उसका क्या करेगा, ठीक है, चेक करेगा कि इन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे, उनको सत्यापित करेगा। और उस टाइम पे जब दूसरा सदन सत्यापित कर रहा है तो अपना पक्ष रखने जा सकते हैं राष्ट्रपति दूसरे सदन में, है ना, दूसरे सदन में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे सदन में जा सकते हैं। ओके, नहीं तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। ओके, इतनी बात होगी। और कुछ? हाँ, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे आपकी? ओके, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है बेटा, कर ले, अभी टाइम है, हो गया, चल बढ़िया। यहां तक समझ में आया, एक्सेप्ट हो गया। ओके, इनके इंपीचमेंट में भाग कौन लेता है? संसद। पूरा ऐसा समझो, पूरी संसद। पूरी संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, सब खत्म कहानी। ठीक है, ओके, चलो उसी दिन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलते हैं सर आपके लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1952 आपका 2022 तक। 2022 में हमारी लेटेस्ट बनी है कौन, आपकी मुर्मू मैडम। ठीक है, हमारे पास में लगभग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अच्छा, इसमें कुछ लोग कार्यवाहक आए, उनको नहीं शामिल किया गया। ठीक है, कार्यवाहकों को शामिल नहीं किया गया। मैंने जो कभी आपको कराया था वो सब कराए थे, है ना, लेकिन ज्यादातर जो नंबर पूछे जाते हैं वो एग्जाम में आपके में आता है। ठीक है ना, ये क्या है, स्टैटिक में आता है, जीके में आता है। एक बार राष्ट्रपति को तो नाम याद होना चाहिए। पहले नंबर पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में दूसरे नंबर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब हैं। अच्छा, जाकिर हुसैन साहब की आपकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल में। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं, ऐसे करके कुछ प्रश्न आएंगे, समझना। ठीक है, तो डॉक्टर साहब के बारे में क्या है, राजेंद्र प्रसाद, ये आपके कौन सी सभा थी बताओ, संविधान सभा, उसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, देश के पहले राष्ट्रपति भी। 1950 से लेकर के क्या दे रखा है, 1962 दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, लेकिन आम चुनाव कब शुरू हुए, 1952 में। टेक्निकली राष्ट्रपति कब है, 60-50 सही नहीं है, कब है, 52 से। ठीक है, ये क्या 12 साल रहे, इनमें से राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, ये 12 साल कैसे रह गए, जो शुरुआत के 2 साल थे, संविधान लागू हुआ है उससे आपके 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी को आया ना, जो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन राष्ट्रपति, उसी दिन क्या है बताओ, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये स्वीकार किए गए थे, है ना। तो तब राष्ट्रपति भी आए हमारे, तब से लेकर के कब तक आपका 1952 में, फिर आपका चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया, तब ऑफिशियली 10 साल फिर रहे। कुल मिला के डॉक्टर साहब कितने साल तक रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद 12 साल तक है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद साहब का। दूसरे नंबर पे बात करें 62 से 67 5 साल का रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का। ठीक है, ओके, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में क्या मिला है, भारत रत्न भी मिला है। 62 में इनको मिला था, क्योंकि भारत रत्न खुद को तो नहीं दे सकते थे, उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, चलो इनको पहले मिल गया। अच्छा, ये क्या है, पहले उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो कहेंगे कि ये पहले क्या थे, आपके उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बाद में फिर राष्ट्रपति बने। और ये आपके फिलोसफर है इंडिया की कोई भी बुराई करता था तो वहां चले जाते थे, बड़े सनकी टाइप के थे, गुस्सा हो गए थे ये। अच्छा, दूसरी बार जब चुनाव हुआ था तभी नाराज हो गए थे, कहा जाता है कि फिलोसफर पहली बार नाराज हुए थे। तीसरे नंबर पे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। इनको भी क्या मिला, भारत रत्न मिला। शुरुआत के तीनों को भारत रत्न मिला है। सर 5 राष्ट्रपति हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, कलाम सर आ गए, कलाम सर पे आ जाओ चौथे, और 5वें कौन से, प्रणब मुखर्जी साहब। 5 हो गए, रटने पड़ेंगे। भारत रत्न कितने कितने राष्ट्रपति को मिला है, शुरुआत के तीनों आए ना, चौथे कलाम सर, उसके बाद में आपके प्रणब मुखर्जी साहब। कोई दिक्कत, ओके, चलो। तो इनकी जो है ना मृत्यु उनके कार्यकाल में हो जाती है। उसके बाद में बीबी गिरी साहब आ जाते हैं। मृत्यु होती है तब बीबी गिरी साहब आ जाते हैं, कैसे, कार्यवाहक के रूप में। और यहाँ एक खेल खेला जाता है। ठीक है, ये 1969 का समय है, 1969 का। अब बीबी गिरी जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु होगी, कार्यवाहक कौन बन गए, क्योंकि उस टाइम पे बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति बन जाएंगे कि नहीं, है ना, वो तो ऑब्वियस है, उपराष्ट्रपति का पद हमने बनाया इसलिए। तो कहानी सुनो बड़े आनंद की। यहाँ पे ये है बीबी गिरी साहब, चौथे नंबर पे हैं। जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है। अब वहां बोर्ड पर देखो, अपनी बातों में समझोगे, ज्यादा समझ में आता है, किताबों की तरह नहीं, फिर तो रटना हो जाएगा। समझ के तो समझा जाता है ना, ज्यादा समझ लेता है। अभी मृत्यु हुई है आपकी, कब समय है, कौन सा वाला आपका, 69 में मृत्यु हो रही है। उस टाइम पे 3 ड्रामे होंगे। जाकिर हुसैन साहब नहीं रहे, उपराष्ट्रपति थे आपके बीबी गिरी, वो बन जाएंगे क्या, आपके अपने आप ही बन जाएंगे राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब अगले चुनाव होने, इन्हें बोला यार मेरे को ना राष्ट्रपति बनना है। किसने सोचा, बीबी गिरी साहब ने। और ये चौथे बन भी गए, पूरे पूर्ण राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक होते तो लिस्ट में नहीं आते। इन्हें सोचा यार मैं नहीं, मैं भी चुनाव में लड़ूंगा।
और राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि राजभवन में घूम लिए, उन्हें आनंद आ रहा है। मैं कह रहा यार मेरे को राष्ट्रपति पूरे टाइम पे बन के आना है, मजा नहीं आ रहा, छोटे समय के लिए नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ऐसा वो नहीं बोल रहे होंगे, कहानी समझ रहे हैं अपन, ठीक है। हुआ ऐसा कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ऐसी सिचुएशन पहली बार आई। अब सोचो त्यागपत्र इनने भी दे दिया और जबकि उपराष्ट्रपति है नहीं, समझना, क्योंकि ये खुद ही उपराष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति की क्या कर रहे हैं, कार्यवाहक भूमिका निभा रहे हैं। अब इनने त्यागपत्र दे दिया, अब क्या हो, अब तक नियम नहीं है, ठीक है, अब तक नियम नहीं है। 69 में फिर संसद में नियम बनाया, रुक लो ना, अब तक बोले तो 69 तक, तभी तो ये नियम बनाना पड़ गया। तो आपका एक कहते हैं ना कि आपका जो राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के लिए कार्यविधि, ठीक है, नियम बनाया गया 69 में। उसमें बोला गया कि यदि उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, तो सीजीआई क्या बन जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। और सर ऐसा ही हुआ पहली बार, तो उस टाइम पे सीजीआई थे आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, समझ में आ रही है बात, तो वो बन गए क्या आपके राष्ट्रपति। फिर उसके बाद में ये चुनाव में पहुंच गए बीबी गिरी साहब, बड़े वो चुनाव में हो गए, चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए, फिर क्या हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कार्यवाहक हट गए, हिदायतुल्लाह उसी के लिए आए थे, मेरी बात समझ में आ गई, बीबी गिरी साहब आ गए। उसके बाद में वेंकटगिरी, ठीक है, वेंकटगिरी, वेंकटगिरी, वेंकटगिरी अरे बीबी गिरी फिर से आ गए क्या, बीबी गिरी फिर नहीं, ये तो कुछ और है आपके, वरागिरी, वेंकटगिरी, अच्छा वही है, सेम ही है यार, सेम ही यार। इन्होंने फिर 15 कैसे कर दिया, अली अहमद साहब को हटा दिया है क्या, चलो ये लिस्ट गलत है, फिर सुनो मेरी बात, अब मेरी सुनो, लिस्ट गलत है ये आपके आगे कौन से नंबर के, आपके 14 नंबर के, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में बीबी गिरी प्रॉपर रूप से बन गए थे, ये गलत है, इनकी पूरी गलत है यार। उसके बाद में वो आएंगे अली अहमद आएंगे, ये पता नहीं दारू पी के इसने लिखा है, जिसने भी लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो कौन आएंगे आपके, फखरुद्दीन अली अहमद साहब आएंगे। उसके बाद में फिर तो उनका 5 साल का चलता है। अच्छा ये 3 और 5 का बड़ा आंकड़ा है, 3-5 ज्यादा कर रहे हैं ना, 3-5 वालों की दोनों की क्या है, कार्यकाल में मृत्यु हुई है। दूसरा है कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, 5वें नंबर के है ना, 3-5 ध्यान रखना, ठीक है। इनकी भी कार्यकाल में क्या हुई, मृत्यु हुई। तो फखरुद्दीन अली अहमद होंगे 5वें वाले। 5वें के बाद में आएंगे 6ठे नंबर पे नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, वो रेड्डी है हॉकी लेकर के, लिंक करा दूंगा, याद करा दूंगा, ठीक है। संजीवा रेड्डी साहब के बारे में बात यह है कि ओके, इनका जो चुनाव हुआ है, निर्वाचन हुआ है, वो निर्विरोध हुआ है, इनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं, तो ये जीत गए आपके। उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह आ गए 7वें नंबर पे, आपके ज्ञानी जैल सिंह आ गए, ठीक है, ये पहले आपके सीएम रह चुके हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, ये कौन है आपके, आर वेंकटरमन रामस्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे, ठीक है, चश्मा लगा के गॉगल पाके, ठीक है, रमन कर रहे हैं, रमन भ्रमण। इसके बाद में शंकर दयाल शर्मा 9वें नंबर पे, ठीक है, शर्मा जी क्या कर रहे हैं, तुम भ्रमण करो, हम क्या करेंगे, पंखा करेंगे, 9वें नंबर पे, ठीक है। 10वें नंबर पे कोचेरिल रमन नारायण, कोचेरिल रमन नारायण, के आर नारायण, चार नारायण साहब आपके कौन से नंबर पे, आपके 10वें नंबर पे, ठीक है, 10वें नंबर पे। और कलाम सर तो है ही आपके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके आए, फिर आपके कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे। और 12वें नंबर पे आई मछली जल की रानी है, ठीक है ना, प्रतिभा जी, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सर देश की पहली महिला राष्ट्रपति। उसके बाद में कौन आए, प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा, उससे पहले ये एफएम थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद में इनकी बात करेंगे रामनाथ कोविंद साहब, इससे पहले थे 14वें नंबर के, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अभी दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है आपकी, द्रौपदी मुर्मू मैडम। और पहली आदिवासी, या बात करेंगे जनजाति एसटी, कौन है आपकी, यही, ठीक है, मुर्मू मैडम। तो आपके नोट्स में क्या जाएगा सर, ये चित्र तो नहीं जाएंगे, नोट्स में ऐसा रहेगा, ठीक है, नोट्स में ऐसा रहेगा। चलो इनके बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें, और आपको अच्छी लगेंगी, लगो चीजें हम कर चुके हैं, बहुत छोटा छोटा कर रखा है। सर यहाँ पे चलिएगा, पहले देख लेते हैं भारत रत्न वाले कौन से। अरे भाई कहाँ जा रहा है, चलो तो इसको दिखाते हैं भाई, यहां से चलते हैं। आपके 8 आपके एक लिस्ट में नोट्स में रहेगा आपका। तो 1952 में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 52 बोला मैंने, 50 नहीं बोला। ये कौन से हैं, टेक्निकली चुनाव आयोग के द्वारा, वो हालांकि क्या थे, अंतरिम प्रेसिडेंट थे वो, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के देश चलेगा नहीं ना। और चुनाव आयोग ने जो चुनाव हुए ऑफिशियली वो 52 में हुए पहले चुनाव, तब फिर वो बन गए, दोबारा बन गए ये, ठीक है। और ये आपके इस हिसाब से आपके 10 साल रहे, सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का पहले हैं। और 2 बार चुने गए, एकमात्र जो 2 बार आपके लगातार चुने गए वो कौन है, आपके राजेंद्र प्रसाद, और कोई 2 बार नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले क्या है आपके वीपी भी है, वीपी बोले तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी है।
ओके 1954 में इनको भारत रत्न मिला है, राजेंद्र प्रसाद साहब को मिला, 62 में मिला था, और जाकिर हुसैन साहब को 63 में मिला था, यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले मिल गया इनको, ठीक है। और इनकी डेथ हुई है, मैंने बताई दिया। उसके बाद में बीबी गिरी साहब आपके कार्यवाहक भी रह चुके हैं ये, ठीक है, और विलायत में इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए त्यागपत्र भी दिया था। उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद साहब आपकी जिनकी डेथ होगी। सर ये वही है जिन्होंने क्या लगाई थी, इमरजेंसी। प्रश्न आता है इमरजेंसी के समय पे कौन राष्ट्रपति थे, कौन राष्ट्रपति थे आपके, अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी आपके ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। चलो ये आपके सीएम भी रह चुके हैं, इससे पहले ये सीएम थे, यानी जैल सिंह, ये भी आपके सीएम रह चुके हैं, ठीक है। ये क्या आपके पहले सिख राष्ट्रपति, ये सब क्या है, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अच्छा आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन कौन है आपके, रामास्वामी वेंकटरमन, ठीक है, ये है पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद में सर आपके कहानी शुरू करते हैं आप। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उससे पहले क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा ये सीएम रह चुके हैं। 92 में ये बने आपके, 97 पर क्या नारायण आगे, ठीक है, ओके। सो क्या नारायण वाइस प्रेसिडेंट पहले रह चुके हैं, इनका ये भी पूछा जाता है इससे पहले क्या थे, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे डॉक्टर कलाम सर, ठीक है, वैज्ञानिक रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं, वैज्ञानिक। एकमात्र राष्ट्रपति जो पहले क्या थे, वैज्ञानिक, नाम क्या है सर, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो जब पढ़ रहे हैं तो उसको ढंग से पढ़ लें। तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी साहब, इनको भी ये चौकोर वाले लगे हुए हैं, ये क्या है सर आपके भारत रत्न वाले, ठीक है, याद रखना ये आपके नोट्स में, ये और ये शुरुआत के तो 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। एफएम थे रामनाथ कोविंद साहब आपके गवर्नर थे बिहार के, और ये मैडम भी गवर्नर थी, कहाँ की आपकी, झारखंड की, द्रौपदी पहली एसटी। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, एक छोटा सा। अच्छा एक चीज और है, कहीं स्टार लगा हुआ है, कहाँ पे, निर्विरोध चुने गए आपके नीलम संजीवा रेड्डी, कौन आपके, नीलम संजीवा रेड्डी। और ये आपके देखो सुनो, इनके लिए एक और चीज है, सीएम भी थे, और एक और चीज बात करें, उसके बाद में ये क्या बने आपके, लोकसभा स्पीकर भी है, एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा स्पीकर भी रहे, वो कौन है आपके, संजीव रेड्डी, ठीक है, ओके। सो हमारी ये बात समझ में आगे होगी। अब चलते सर आपके एक क्विक रिवीजन मारते हैं और देखते हैं आपके दिमाग की क्षमता कितनी। मेमोरी टेक्निक कौन सी, फोटोनिक वाली यूज करना, ठीक है। पहले नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, गन्ने को ध्यान रखना, ठीक है, पहले तो पता ही है तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दूसरे नंबर पे हंस है, हंस पे राधा कृष्ण, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ठीक है, ओके। इससे पहले क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और पहले वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे क्या है आपका, डॉक्टर जाकिर। ओम को ऐसे जो ना तबला पे बजा रहे हैं ना, ऐसे करके लिंक कराया था, याद है, ओके। सो शायद आपकी पुलिस वाली क्लास हुई है, वहां पे भी मैंने लिंक करा चुका हूँ उसको, ठीक है। तो जाकिर हुसैन साहब के बाद में इनकी जो पहले मुस्लिम भी हैं, दूसरी बात एक और कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आते हैं कौन आपके, बीबी गिरी, बीबी गिरी आते हैं। हालांकि बीबी गिरी के मामले में यह है कार्यवाहक भी रह चुके हैं और आपके पूर्ण राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बीच में आपके सुनो, बीबी गिरी के बाद में बीच में कौन आएंगे, बीबी गिरी के आगे पीछे कौन, बीबी गिरी कार्यवाहक बने, फिर उसके बाद में एक आएंगे एक और कार्यवाहक, हिदायतुल्लाह, वो क्या थे, पहले सीजीआई जो आपके राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक भूमिका निभाई, लेकिन वो कार्यवाहक थे। उसके बाद में आगे बीबी गिरी पूर्ण रूप से आगे। बीबी गिरी के बाद में कौन, बीबी गिरी का नंबर बताओ कौन सा है, चौथा है ना हमारे नंबर के हिसाब से। 5वें नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, 5वें, हुक्म पे लटका दो, फकीर लोग हुक्म पे लटके हुए, ठीक है। उसके बाद में ये फखरुद्दीन की बात क्या है, इमरजेंसी लगाई इनने, ठीक है, और इमरजेंसी लगाई, डेथ भी हो गई इनकी, ठीक है। 6ठे नंबर पे एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इनके मामले में क्या है, एकमात्र राष्ट्रपति जो क्या थे, एलएस स्पीकर बोल दो ना, एक ही बात है, क्योंकि स्पीकर होते कहाँ है, राज्यसभा का तो चेयरमैन होता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, ओके। 7वें नंबर है ज्ञानी लोग हैं, पढ़ रहे हैं ना उसमें, ज्ञानी जैल सिंह सीएम रह चुके हैं पहले, है ना। उसके बाद ओके 8वें नंबर पे क्या करोगे, आर वेंकटरमन, आर वेंकट, ठीक है, गॉगल पाके क्या कर रहे हो, चश्मा लगा के, 8वें नंबर पे चश्मा है ना, ओके रमन, ओके। उसके बाद में 9वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा कह रहे हैं कि भाई साहब ना आवा करेंगे, चलो ठीक है तुम करो। उसके बाद में 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे वो 10वें नंबर पे कौन है, के.आर. नारायण, कौन आपके, के.आर. नारायण 10वें नंबर पे, के.आर. नारायण, ठीक है, वो क्या खेल रहे हैं, के.आर. वाले हैं नो, के.आर. वाले, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। 11वें नंबर पे क्या, कलाम सर की एक और आदत थी, उनके साथ हम उनको स्काउट करने गए, यूनिवर्सिटी में थे वो, हमारी यूनिवर्सिटी में आए, तो स्काउट करने का मतलब हम साइड में चलते हैं यूं करके, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह, वो एनसीईआरटी नहीं, वो एनसीसी वगैरह में सिखाया जाता ना। सो और तुम्हारा स्काउट कर रहे हैं, हमें लगा वो उस हिसाब से चलेंगे, वो कैसे चलते हैं, बहुत जल्दी निकल गए बहुत तेज चलते थे, ठीक है। तो ये है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सीरियस नहीं हम कह रहे हैं कि हमने इतने दिन 2 दिन 3 दिन आपकी प्रैक्टिस करी, कोई फायदा नहीं हुआ, कलाम सर निकल लिए बहुत जल्दी, ठीक है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान विभूति से मिल भी पाए, ठीक है, थोड़ी बहुत सेवा भी कर पाए। देखो बड़ा व्यक्ति वो होता है जिससे मिलने के बाद में आप छोटा महसूस ना करें, बड़ा महसूस करें, तो किसने गौरवान्वित होता है, तब अच्छा लगता है, नहीं। सो ऐसे ही आप भी बनो, ठीक है, क्योंकि बड़ा आप बोलोगे कि मैं ये हूँ वो बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। जबकि हालांकि देखो कि संपत्ति की बात करेंगे, 3-4 जोड़ी कपड़े उनके पास में और कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे मिलने के बाद में हाथ मिलाने से इंसान क्या बड़ा फील करता है, हाँ है ना। तो अहम कई बार जो है ना, हमें फालतू की चीजों पे ज्यादा होता है,
वास्तविकता यही है। तो कहाँ पहुंच गए आपके? कलाम सर की बात करेंगे 11 नंबर पे। पैदल वाला ध्यान रखना, 11 नंबर पे पैर थे ना, तो उसी से ध्यान रखना, तेज निकल लिए थे, अब याद रहेगा। तो 12वें नंबर पे मछली है, तो मछली जल की रानी है, तो रानी बोले तो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने प्रतिभा दिखाई तो क्या बनी? पहली महिला। ओके, 13वें नंबर पे क्या होना है आपके? अच्छा, प्रणब मुखर्जी की 13 के साथ में बड़ी लंबी कहानी है। उनका जन्म 13 तारीख को हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति 13 तारीख को बने, उनका मृत्यु भी 13 तारीख को हुई। कमाल का हो रहा है, 13 कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें उनकी में रही थी जीवन में, तो 13 को ही उनका सब हुआ था। 13 को 13 वही है, रेपट खाओगा। चलो, सो यहां तक बात समझ में आई। 13 नंबर इसीलिए लिंक कर लेना, 13वें नंबर के राष्ट्रपति भी बने, है ना। सो ये है कौन? आपके प्रणब मुखर्जी साहब। उसके बाद में 14वें नंबर पे झंडा, 14वें नंबर पे झंडा है, झंडा था रामनाथ कोविंद का, ठीक है। 14, 15, ये नजदीक वाले तो याद रहते हैं यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी कौन है आपके? द्रौपदी मुर्मू मैडम है और वीणा बजा रही है, ठीक है। 15 नंबर पे वीणा है ना, चलो ठीक है। वीणा क्या बजा रही है? ठीक है, समानता की बात करिए और पहली आदिवासी भी। सर मैंने 15 के 15 आपको लिंक करा दिए, ठीक है। अब बताओ 5वें नंबर के कौन से थे? आपको नंबर वाइज भी पूछेगा तब याद हो जाएगा। ये तो आपने टेक्निक पढ़ी है पहले, तो मेमोरी टेक्निक लिंक वाली, ठीक है। ये बताओ चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे चेयर थी, ठीक है, वो गिरी कैसे? उसकी एक टांग तुमने तोड़ दी है। अच्छा, छठे नंबर पे बताओ, संजीव रेड्डी, ठीक है। हाँ नीलम, बुलाए, समझ गए, ओके। 7वें नंबर पे तुम बताओ। हाँ सब ज्ञानी हो। 8वें नंबर पे बताओ, कीर्ति बताओ, तुम कीर्ति हो, सही पहचाने गए, बताओ। 8वें नंबर पे वेंकट रमन, रमन का नाम रमन, ठीक है, वेरी गुड। चीजें हो गई सर, इतना तो होना ही चाहिए ना कि कम से कम राष्ट्रपति तो याद होने चाहिए सारे सारे। चलो सर हम चलते हैं आपके कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब क्या होगा। तो ये तो पुराना टॉपिक था, कौन से प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो पहले सीएम रह चुके हैं? तो बीडी जती साहब एक और है, बीडी जती कार्यवाहक रह चुके हैं, बीडी जती साहब रहे हैं आपके। ओके, बीडी जती के बाद में नीलम संजीवा रेड्डी है, यानी कहने का मतलब उनसे पहले आएंगे बीडी जती। पुरानी कहानी में हमारे क्या थे? 8वें नंबर पे वो चश्मा लगा के आ रहे थे और वो गाना देख रहे थे, बीड़ी जलाने वाला है ना, वहां से लिंक कराया था, है ना। पुरानी अलग स्टोरी थी, ये अलग स्टोरी है। इतना वक्त भी नहीं है इसलिए जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ। एन संजीव रेड्डी फिर उसके बाद में आते हैं, ये भी आपके सीएम रह चुके हैं। उसके बाद में ज्ञानी जल सिंह, हालांकि वो बीडी जती कार्यवाहक रहते हैं। शंकर दयाल शर्मा, ये सब आपके क्या है? कार्यवाहक है सर, ठीक है। चलो, पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का तो कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन आएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। ऐसा नहीं होगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाए, तो उन्होंने उससे आगे बनाया ही नहीं, क्योंकि देखो, अच्छा ये क्या था? द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969, और इसमें इसके तहत इस एक्ट के तहत कौन बन गए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्योंकि गड़बड़ किसने कर दिया? वैसे तो उपराष्ट्रपति क्या रहता है आपका? राष्ट्रपति बन जाता है। और बीबी गिरी साहब को लगा नहीं जी हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम नहीं है, उन्हें भी त्याग पत्र दे दिया था। तब एक कानून लाया गया 1969 में, उससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, सीजीआई की व्यवस्था तब नहीं थी, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए सीजीआई राष्ट्रपति बन गए, तब उनका वेतन भत्ता कौन सा रहेगा? सर वही वाला राष्ट्रपति वाला, 5 लाख मिलेंगे, ठीक है। समझ आई बात है? वेतन भत्ता पूरा काम कंप्लीट वही करेगा, बस वो कार्यवाहक है, सब कुछ वही रहेगा। राष्ट्रपति जो पावर होती है पूरी पावर वही रहेगी। चलेगा, यहाँ तक आते हैं, वेतन भत्ता विशेषाधिकार सब कुछ वही रहेगा, कोई उसमें अंतर नहीं है। चलेगा, अगला देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। बेहतरीन सफर अब शुरू होता है आपका। इस चैप्टर को लोग जो है ना, ये मान लो पूरी सरकार की जो व्यवस्था है समझ में आ जाएगी क्या है। तो केंद्र की सरकार है ना, क्या पावर है? वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियां बोले तो अरे ये सरकार की शक्ति है, राष्ट्रपति का तो नाम रहे, बदनाम कोई रहे, काम कोई करे, वो वाला सिस्टम है। राष्ट्रपति की शक्ति बोले तो सरकार की शक्ति, या आपके एक्चुअली जो मंत्रिपरिषद है वो एंजॉय करती है, और जिसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। चलो क्या कह सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहली होगी हमारी कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। सरकार के तौर पे वो कैसे काम करते हैं? तो भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समस्त शासन संबंधी कार्य, कैसे? शासन संबंधी एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होते हैं राष्ट्रपति के नाम से आपके किए जाते हैं। और आर्टिकल 77 का क्लॉज फर्स्ट बोलता है कि जितने भी काम होंगे, सरकारी काम होंगे, किसके नाम से होंगे? भले ही प्रधानमंत्री चाह रहे हैं लेकिन नाम किसका जाएगा? राष्ट्रपति ऐसा चाहते हैं। किसके? 77 का क्या है? क्लॉज फर्स्ट। ये धारा 77 नहीं है, आर्टिकल 77 है। धारा आर्टिकल में दोनों में अंतर है। धारा 77 किसकी है? आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड, वो अलग है, और ये आर्टिकल 77 अलग है। धारा 77 क्या कहती है? आईपीसी की, समलैंगिक वाला, समलैंगिकता को लेकर के है। और ये क्या है कि जितने भी भारत सरकार के काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में पहला पॉइंट है सर आपका, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो आपका 74 का फर्स्ट बोलता है, ये 53 आर्टिकल में, ये 53 का फर्स्ट क्लॉज कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। सर कार्यपालिका का प्रधान है, आर्टिकल 53 में तो था, ये हम पढ़ चुके हैं इसमें। उसके बाद में 74 में क्या है? मंत्रणा या सलाह के लिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से यूज करेगा? नहीं। आर्टिकल 74 का फर्स्ट बोलता है, क्लॉज 1 बोलता है कि मंत्रणा या सलाह के लिए कौन चाहिए? मंत्रिपरिषद चाहिए, व्हिच इज हेडेड बाय, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। पहले तो पावर दी गई मंत्रिपरिषद को, मंत्रिपरिषद वाले खुश,
बाद में कहा गया कि विच इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। होते होते बाद में पावर किसके पास में चलेगी? प्रधानमंत्री की। किसने रेड मार दी? जितनी पावर दी गई है, और एक आर्टिकल जिसने पूरी पावर किसको दे दिया है? प्रधानमंत्री को। तो आर्टिकल कौन सा है? 74। ठीक है, अब अगला देखिएगा, पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट की वो कौन सी आपकी शक्ति है? वो कार्यकारी शक्ति में आता है, ये कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। अच्छा, बड़े एग्जाम में क्या पूछेगा? इनको दे देगा, पूछेगा ये कौन सी शक्ति है? कार्यकारी है, क्या आपके लीगल है या फाइनेंशियल है, बहुत तरह की है, इमरजेंसी पावर है बहुत सारी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो पीएम की नियुक्ति करते हैं कौन? आपके राष्ट्रपति महोदय। अब तक तो सब ठीक है। और पीएम की नियुक्ति में कई बार क्या देखते हैं कि किस दल को बहुमत मिला है। तो यहां पे कई बार खेल भी जाते हैं, विवेक अपने विवेक से भी चल जाते हैं यहां तक। लेकिन जैसे ही एक बार पीएम की नियुक्ति हुई, वैसे ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अब अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो अन्य मंत्री कब तक रहेंगे अपने पद पे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब कुछ नहीं, वो प्रधानमंत्री जब तक चाहे तब तक मंत्री रहता है। हाँ ना? ओके। अच्छा, मान लीजिए मोदी साहब का दिमाग खराब हो जाए, आज ही इस्तीफा दे दें, तो क्या होगा? पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा, कोई मंत्री टकला साहब नहीं, क्या नाम उसका, अमित शाह इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग? ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद किसके हिसाब से चलती है? प्रधानमंत्री गया तो मंत्रिपरिषद भंग पूरी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। ऐसा निर्णय कौन सा निर्णय जो मंत्री ने मंत्रिपरिषद की अनुमोदन के बिना लिया है, तो उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं पीएम से, उसका प्रतिवेदन ले सकते हैं। सुनो मेरी बात फिर से। मान लीजिए टकला साहब ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया बिना मंत्रिपरिषद के पास करवाए, अरे नाम भूल गया मैं उसका, फिर से अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ने ऐसा डिसीजन ले लिया, गृह मंत्री है ना, और मंत्रिपरिषद पूछा नहीं, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर से बोलेंगे इधर आओ, ये बताओ रिपोर्ट दो, ये इसने मंत्रिपरिषद से तो वो नहीं करवाया, उसको चाहे तो वो नलीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद एक बार वो अनुमोदित कर देगी। यहां बंधे हुए हैं प्रेसिडेंट साहब, समझ आएगी ना? क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या है? ही इज अबाइडेड बाय, जो एड है ना उनकी, यहां पे अबाइड है वो। मेरी बात समझ आएगी? यदि मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री ने, एक मंत्री ने वो किया और बिना उसकी सलाह से करा मंत्रिपरिषद के, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसका क्या कर सकते हैं? आपको न माने भी नहीं। ठीक है, केवल ये डायरेक्ट पहुंच जाए कि प्रधानमंत्री क्या नाम है, राष्ट्रपति मैडम ये करो, इस पे साइन कर दो, तो पूछेंगे ये बताओ तुमने मंत्रिपरिषद से काम करवाया है कि नहीं? करो साइन इस पे, ओके निकलो यहाँ से। ठीक है, नहीं काम हो पाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री बोले तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि वो हेड है उसके। अगला पॉइंट है सर, अंतरराज्यीय परिषदों का, इंटर स्टेट जो काउंसिल है उनका गठन करना भी इनकी कौन सी शक्ति है? बताओ जल्दी से। कार्यकारी शक्ति में आ रहा है। ठीक है, केंद्र राज्य के लिए बनाते हैं, विभिन्न राज्यों के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, सहयोग करने के लिए, समन्वय के लिए आपकी इंटर स्टेट काउंसिल होती है, आईएससी होती है। आगे चलिएगा, आर्टिकल 339 क्या कहता है सर? आपका अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति किनके पास में? आपके राष्ट्रपति महोदय के साथ। ये टॉपिक समझना टिपिकल हो जाएगा फिर आपके में। क्या बोला उन्होंने? अनुसूचित क्षेत्र, आपके शेड्यूल्ड एरिया होते हैं कुछ, आपके शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया भी है कहीं है आपके, बताओ जल्दी से। एएमटीएम याद है आपको? ए से आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एएमटीएम क्रम में याद रखो, एएमटीएम। ठीक है, कुछ लोग एटीएम करवाते हैं, उसको नहीं याद रखना, हम ज्योग्राफी के हिसाब से चलेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, एएमटीएम। ओके डन। अच्छा, एक चीज यहीं से ध्यान रखना, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है कि किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं वो अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को। ठीक है, अब तुम किंतु परंतु लगाते रहो, बाद में ज्यादा अतिक्रमण करेंगे तो उनके लिए अलग रूल बनाया जाएगा। अभी तक तो है कि किसी भी क्षेत्र को कर सकते हैं। कोई पूछे कि सर किसी को भी? हाँ, किसी को भी। बाद में अति करने लगेंगे तो संसद कोई नियम बनाएगी, अभी कोई नियम नहीं है सर। अभी तो फिलहाल क्या है, किसी भी क्षेत्र को कर सकते हैं। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? तुम कहो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को। चल लोग हैं या नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा लोग करेंगे नहीं, करेंगे तो बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल क्या है, कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है तो वही है। ध्यान है ना? कौन सा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाला 1969 से पहले कोई नियम था? वो हमारा देश यार, संविधान में ऐसी चीजें चलती रहती है। ठीक है, यहाँ एकदम चीजें हैं, ये नहीं है कि एंशिएंट इंडिया है कि ऐसा रहा होगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए क्लियर है, जो चीज है वैसी रहती है, पॉलिटी बहुत सिंपल रहती है, अच्छी रहती है। ठीक है, यहाँ बात होगी। आगे चलते हैं सर, वित्त आयोग का गठन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आनंद आएगा अभी आपको। सुनो, वित्त जो फाइनेंस कमीशन है, हर 5 साल में राष्ट्रपति क्या करते हैं? फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। ठीक है, चलो, किसके लिए? जो वित्त आयोग है उसका काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए। जो टैक्स इकट्ठा हुआ है किस मात्रा में जाएगा राज्यों के पास में भी। अभी लगभग 40 तक का कर रखा है, पुराने वाले 15। एनके सिंह थे, नंद किशोर सिंह थे 15वें वाले। ठीक है, अब 16वें वाले और आगे रुक जाओ, पहले अभी उस पर टॉपिक पे कूदो मत, फिर फायदा क्या है, क्रम से चलते हैं। वित्त आयोग का गठन आपका हर 5 साल में करते हैं। कौन? आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं, 5 साल में करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? वित्त आयोग करता क्या? वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारे को लेकर के वो काम करता है। वो मॉडल सुझाता है कि कितना देना है, कितना नहीं देना है,
एक्सपर्ट लोग बैठते हैं। एक आपका इसका वो चेयर करता है, उसके बाद में 5-6 सदस्य और रहते हैं इसके, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है ना उसके, वो बताते हैं कि कितना कितना खर्चा आना चाहिए, कितना राज्यों को देना चाहिए। जो CGST वगैरह जाता है ना, वो उसमें से भी बंटवारा होता है, बहुत सारी चीजें। चलो देखो कितना रहेगा, क्योंकि एक चीज बताओ, केंद्र सरकार कहाँ काम कर रही है? राज्यों के ऊपर ही तो काम कर रही है। केंद्र सरकार का अलग से कहाँ है? यूपी में भी केंद्र सरकार की योजना आती है उस तरीके से, समझिएगा। तो यह हो गया। अब चलते हैं सर, आपका वित्त आयोग के गठन की हमने बात करी, तो आर्टिकल कौन सा सर? 280। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान के सारे आर्टिकल याद नहीं करने होते, लेकिन कुछ आर्टिकल है जो याद करने, इनमें से 280 भी याद रखना, जो वित्त आयोग है। हर 5 साल में इंपॉर्टेंट रहता है ना, ये चर्चा में रहता है, इसलिए ये अक्सर पूछा जाता है। आपका जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको हम बजट बोल देते हैं, संविधान में बजट शब्द नहीं है, उसका आर्टिकल कौन सा है? 112। वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है क्या? अरे वाह, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके लिए आपका आर्टिकल कौन सा है वित्त आयोग का संबंध कहाँ है? आर्टिकल 280 में है। चलो 15 में थे हमारा, 15 में वित्त आयोग जो गठन हुआ था 2017 में हुआ था, उसके अध्यक्ष NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी का 31 दिसंबर 2023 को, 2023 जो थी ना दिसंबर लास्ट में, 24 शुरू होगी ना, कुछ ही महीने हुए, कौन आ गए आपके? अरविंद पनगड़िया साहब। यानी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये अभी भी करंट में किसी में एग्जाम में आ सकता है, ये करंट में, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब। अरविंद पनगड़िया साहब की बात करें तो आपके ये प्रोफेसर भी है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, आई थिंक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें, ठीक है। वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिलहाल क्या है, ये नीति आयोग के पहले क्या है बताओ? उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष तो कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री खुद होता है। तो पहले कौन आपके उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब, जो क्या बन गया अभी फिलहाल 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके 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 ओके। इसकी कार्यविधि 31 अक्टूबर 2025 तक है, तब तक ये आपका फॉर्मूला दे देंगे। उसके बाद में केंद्र राज्यों के बीच में कितना बंटवारा होगा रेवेन्यू का, वो दे देगा। हर 5 साल में ऐसा करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ये इनकी कैसी शक्ति है? कार्यकारी शक्ति, ठीक है। तुरंत ध्यान रखो कौन सा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्या कर देगा, अरे क्या जरूरी है ये परीक्षा दो, दोबारा थोड़ी ना पढ़ना है, बड़ी परीक्षा देने का मन करेगा तब भी हो जाएगा। आगे चलते हैं सर। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। आपका वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसके कौन सा आर्टिकल आपका 281, उसमें लिखा गया है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पे रखेंगे। ये कौन सा आर्टिकल में आपका 281 में। 280 में क्या है? वित्त आयोग खुद। आगे चलते हैं सर, आपके 7वें नंबर पे क्या है? विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी करते हैं कौन? आपके राष्ट्रपति। विभिन्न आयोग कौन से हो गए? SC ST आयोग, OBC आयोग, इनके लिए आर्टिकल आगे बताऊंगा मैं, अभी आगे फिर दोबारा आएगा, रुक जाओ, ठीक है। अब आ जाओ 8वां क्या है? विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्य। विधायिका के प्रस्ताव बोले तो विधायिका बोले तो संसद, उसकी प्रस्ताव, ठीक है। संघ के प्रशासनिक कार्य, संघ बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से। वो कह सकते हैं संसद में क्या क्या काम चल रहा है, कौन कौन से प्रस्ताव है, इधर लाओ हमें दो, वो भी मांग सकते हैं। और क्या मांग सकते हैं? संघ के प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव काम। सर वो सरकार वास्तव में किसकी है? राष्ट्रपति की। जब बजटीय अभिभाषण होता है तो उसमें राष्ट्रपति आते हैं, वो कहते हैं मेरी सरकार ने ये किया। हालांकि लिखता कौन है उस भाषण को? सरकार लिखती है, लेकिन बोलते वो है राष्ट्रपति। क्या बोलेंगे? मेरी सरकार, क्योंकि ये सरकार चलती किसके हिसाब से है? किसके नाम पे है? राष्ट्रपति के नाम पे। ये किसमें कह रखा है सर? आर्टिकल 77 में आया ना, 77 के क्लॉज 1 में। याद रहेगी बात। तो पीएम से जानकारी मांग सकते हैं। ये सारी कैसी शक्ति है? उनकी पावर कौन सी है? कौन सी पावर है? कार्यकारी पावर का यूज करके कर सकते हैं ये सारा, ठीक है। अब चलते हैं सर उनकी विधायी शक्तियों के बारे में, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। विधायी शक्ति शुरू करें, रेस्ट लेना है? विधायी शक्तियां कौन सी हैं? कि वो बुला सकते हैं, क्या कॉल कर सकते हैं क्या संसद की बैठक को? संसद के क्या है सत्र लगते हैं कि नहीं? एक बार सांस लो ढंग से, इससे ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। शर्म की बात नहीं है, बीच बीच में जो है ना करते रहना चाहिए। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फायदा क्या है? जो पढ़ा है वो भी आपका रह जाएगा, चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि छोड़ने पर पूरा बाहर निकाल दो, समझ रहे हो ना क्या क्या। तो संसद के जो बैठकें हैं उनको आहूत कौन करते हैं? कॉल का मतलब क्या है? आहूत करना, बुलाना। सदनों की राष्ट्रपति करते हैं और सत्रावसान भी करते हैं, सत्रों का अवसान भी करते हैं। कहने का मतलब सेशन खत्म भी कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं। कहने का मतलब उनकी कैसी शक्ति है? ये विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर है किनकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा चलते सर, आपका लोकसभा का विघटन करते हैं कौन? आपके राष्ट्रपति। लोकसभा भंग करनी होती है तब कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किन की सिफारिश पे? प्रधानमंत्री की, ठीक है। प्रधानमंत्री चाहे जो कहेगा मैं नहीं खेल रहा, लो मैं पूरी लोकसभा भंग करवाऊंगा, तो प्रधानमंत्री चाहे तो ये भी सिफारिश कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपनी विधायी पावर को, लेजिस्लेटिव पावर यूज करके उसको भंग कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ सर? 85 में, 85 में।
क्योंकि सर अच्छा राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, आपका पूरी संसद को भंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा तो सर स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता। उसके 1/3 सदस्यों का हर 2 साल में क्या होता है, निर्वाचन होता है, है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलो, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, आर्टिकल 85 कहता है पिचका सकते हैं, है ना? लोकसभा को पिचका सकते हैं, 85 से ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब संसद का आह्वान कर सकते हैं, कौन सा? संयुक्त अधिवेशन का। संसद के कौन से? संयुक्त, जॉइंट सिटिंग का उसको भी आपका बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो सर एक चीज बताओ, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति खुद करेंगे? नहीं। उपराष्ट्रपति करेंगे? नहीं करेंगे। राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं। कौन करेंगे? आपके लोकसभा के स्पीकर करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। चलो, इतनी बात होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम आता है कि जो संयुक्त बैठक होती है संसद की, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। सर आ जाओ, अगला पॉइंट लेके चलते हैं आपके। अच्छा, अभी वर्तमान में जो नई संसद भवन बना है उसमें लोकसभा की सीटें कितनी है? 8 8 8 8 8 8। अबे ज्यादा 8 नहीं बोलना है, 3 बार बोलना, 8 8 8 आर 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 नहीं, 8 8 8, ठीक है, याद रहेगा इससे, ठीक है। 888 है लोकसभा की। सर आरएस की बताओ, राज्यसभा की? 4 तो है, 384, 384। अच्छा, ये बताओ ओवरऑल कितने हो गए? 1200, 8 4 12 है, और कितने? 8, और उधर 8 8 दूनी 16, 872, 1272, कितने हो गए? 1272। और ये 1272 की कैपेसिटी कहाँ पे है आपका? वहां पे सेंट्रल हॉल नहीं है। अच्छा, ये नई जो आपकी संसद है उसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, तो फिर जॉइंट सिटिंग का होंगी सर। मान लीजिए 888 भी आ गए, 384 भी आ गए, सेटिंग तो दोनों की बैठेगी ना। कहाँ बैठाओगे? चांद पे? कौन सी जगह पे? संसद से बाहर ले जाएंगे, किसी होटल में चलेगी? कौन से सदन है? नहीं, एक ही जगह होगी, सेंट्रल हॉल है नहीं। अब बताओ क्या ग्राउंड में पंडाल लगा के? तुम्हारी कमी थोड़ी ना है। तो फिर संसद भवन बनाया काय को? जॉइंट सिटिंग तो होनी होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तभी एक साथ ही बैठते हैं। अरे हाँ या ना? तो एक जगह मिलते तो है वो। तो सर जो एलएस है ना आपकी 888 वाली, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है 1280 तक। उतनी सीटें वहां आ सकती हैं घसड़ पसड़ करके, ठीक है, व्हाटएवर। मेरी बात समझ में आ गई? पहले बड़ी बात, इसलिए सेंट्रल हॉल की वहां पे जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं सर। आपका राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपका संबोधित करते हैं, उद्बोधित करते हैं आपके सदन को। कब कब करेंगे सर? आपके प्रत्येक वर्ष करते हैं संसद के प्रथम अधिवेशन में। प्रथम अधिवेशन जिसको हम बजट सेशन भी बोल देते हैं, हाँ या ना? वर्ष का पहला होता है ना? फरवरी के कब होता है? फरवरी के लास्ट में होता है कि पहले होता है? हाँ, पहली फरवरी को होता है। पहले क्या रहता था? एंड ऑफ द फरवरी रहता था। इसको कोशिश की जा रही है कि आपका जनवरी से लेके पहुंचा पाए, ठीक है। कोशिश ये थी हैप्पी जनवरी, क्या है उसको, 1 जनवरी से शुरू किया जाए। अच्छा, 1 जनवरी 2015 को किसी की स्थापना हुई है? बताओ। नीति आयोग की। गुड। पहले अधिवेशन में और प्रत्येक नए चुनाव के बाद में संसद को संबोधित करते हैं। सर एक चीज बताओ, मान लीजिए अभी ये चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद में संसद पहली बार बैठेगी, तो कोई अधिवेशन वैसा तो नहीं है। पहला जो बैठक होगी उसको भी कौन संबोधित करने आएंगे? एड्रेस करने आएंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम सब आ रहे हो ना, सरकार मेरी है, भले ही चुन के आए हो, खबरदार हो, हिसाब से काम करना। अब ऐसे कहते नहीं है, ध्यान रखो। तो पहला संबोधन कब करेंगे? जो नए नए मुंडे लेकर के आएंगे थे, ठीक है। आ तो गए हो, देख लो, सरकार मेरी है, मेरे हिसाब से चलता है, आर्टिकल 77 पढ़ लेना ढंग से, है ना। चलो, संबोधित करेंगे, 2 बार हो गया। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, इसके जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इनके पद रिक्त हो जाते हैं, तो सदन के किसी भी सदस्य को क्या बना सकते हैं? अध्यक्ष बना सकते हैं। राज्यसभा का जो चेयरमैन है, बोले तो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई जो वाइस प्रेसिडेंट था वो बन गया प्रेसिडेंट, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो खत्म हो गई, चेयरमैन नहीं रहा इसका मतलब, ठीक है। और उस टाइम पे वाइस चेयरमैन भी कोई नहीं है, वो पोस्ट खाली थी। अब क्या हो? तो राष्ट्रपति पे पावर है, वो क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेटिव पावर। कौन सी पावर? लेजिस्लेटिव पावर। उसका यूज करके सदन के किसी भी व्यक्ति को उठा करके क्या बना देंगे? तुम करो, प्रेसाइड करो इसको। बाद में देखा जाएगा, चुनाव वो बाद में इलेक्ट होते रहेंगे। वो चेयरमैन का भी चुनाव होता है ना, क्योंकि वो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम क्या करो? इसको प्रेसाइड करो, अध्यक्षता करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। कौन सी पावर का यूज करके दोनों सदन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली एक में करने की कोशिश करी, तो विधायी शक्ति का प्रयोग करके कुछ विशेष विधेयक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आनंद आएगा इसमें, ध्यान रखना। कुछ विशेष विधेयक हैं जो संसद में प्रस्तुत होते हैं, वो उनके लिए अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कौन कौन से हो सकते हैं सर? आपका राज्य सीमा में परिवर्तन करना, नया राज्य बनाना हो तो राष्ट्रपति की पहले अनुमति रहती है, इसलिए बाद में राष्ट्रपति उसको वापस भी नहीं करता, ध्यान रखना। जिन विधेयक में पहले से अनुमति होती है, राष्ट्रपति उनको वापस करता ही नहीं है।
कोई बता भाई तूने तो पास करवाया, तो वापस कैसे कर सके, उसको वापस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये राज्य की सीमा में परिवर्तन या नया राज्य बनाना, ऐसे विधेयक को भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद में। ठीक है, नए राज्य का गठन, अरे बात एक ही है यार, नए राज्य का गठन करें, सीमा परिवर्तन करें, वो भी आपका सेम ही है। आगे चलो, संचित निधि पर भारत विधेयक। संचित निधि पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उस पर कोई विधेयक हो रहा है, उससे कोई धन निकलेगा ऐसा है, उस पर खर्चा जो आएगा ना, नए विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें खर्चा आएगा, वो कहां से आएगा, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो निकलेगा पैसा। तो उस पे भी क्या है, ऐसे विधेयक को पास करने से पहले भी क्या है, किसे साइन कराने होंगे, राष्ट्रपति, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा कराधान, टैक्सेशन, जैसे जीएसटी था, स्पेशली कौन से, जिनमें राज्यों का हित जुड़ा हो, तब भी हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, कहां से, आपके राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। आगे चलते हैं, हमारे राज्यों के विधेयक जो वाणिज्य या व्यापार की फ्रीडम को, आपका उनकी स्वतंत्रता को भंग करते हैं, उनके लिए भी पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, कहां से, ये आपका उसमें भी है, ये कौन से वाले, ओके, समृद्धि सूची के कुछ ध्यान रखना, ठीक है ना, हाँ सूचियां याद करिए कुछ, तो वहां पे फ्रीडम खत्म नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसे के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी आपकी, घर पे जाके इसको रिवाइज करना, आपका नोट्स रहेगा। ठीक है, चलो चलते हैं सर आपका, अब सिंपल वाले जितना करें था वो हो गया, तो सिंपल वाले कैसे देखो, अब संसद में कोई विधेयक पारित होता है सर, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। फिर से सुनो क्या बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं विधेयक होता है, अधिनियम बाद में होगा जब राष्ट्रपति साइन करेंगे, अभी क्या है, अब सुनो, दो सदन है, अभी जो प्रस्ताव आया उसको क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे, है ना, या क्या बोलेंगे, विधेयक, क्या बोलेंगे, विधेयक। अधिनियम कब बनेगा, राष्ट्रपति की साइन के बाद में, इंग्लिश में कहेंगे एक्ट, अभी क्या है, बिल है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसे स्वीकृत कर सकते हैं या फिर सुरक्षित रख सकते हैं। कहने का सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, मैं स्वीकार ना कर रहा हूं, यही रखा हुआ है, सुनो मेरी बात यहां पे, लेकिन सुरक्षित करने का मतलब क्या है, उसको वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार किसके लिए, पुनर्विचार के लिए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा पीछे देके चलते हैं, इमरजेंसी से पहले की सिचुएशन क्या है, इमरजेंसी कब लगी सर, 75 में और 77 के बीच में आया ना। ठीक है, उससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, राष्ट्रपति चाहे तो जितनी भी बार उसको वापस कर सकता था पुनर्विचार के लिए। तो यहाँ पे गुत्थम गुत्था हो रही थी, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कब हुआ है सर बताओ जल्दी से, 1976 में, और यह व्यवस्था कर दी गई राष्ट्रपति इसको वापस कर ही नहीं सकता चाहे कोई विधेयक आए, है समझ भाई, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज ही नहीं सकता है। कब किया गया, 42nd वाले से। ठीक है, अब उसके बाद में इमरजेंसी खत्म, सन 78 में एक और आपका संशोधन हुआ जिसको कहते हैं 44 वाला। 44वें वाले नया बहुत कुछ नहीं किया, जो पुरानी वो थी ना 42 में जो बदलाव किया गया था उसको बदलने के लिए आया था ज्यादातर, आया ना। तो 44 वाले ने बोला कि देखो ये बात तो ठीक है कि तुम जरूरत से ज्यादा आप वापस नहीं कर सकते, ऐसे तो तुम देश नहीं चलने दोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, पुनर्विचार के लिए तुम भेज सकते हो, हम पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी सरकारें भी होंगी तो बेहुदे प्रस्ताव लेकर के आएंगी या अधिनियम लाएंगी, है ना। तुम वापस कर सकते हो, लेकिन कितनी बार, एक बार। ये एक बार वापस करने की व्यवस्था कब आई है, 44वें से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। और किस आर्टिकल में लिखा हुआ है सर आपका, 74 में। चलो सर आपका समझ में आ गई, तो ये संविधान संशोधन है। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं सर आपका, चलो नोट क्या है सर, कौन से को वापस नहीं कर सकते हैं, आपके धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, रीजन बताओ, क्योंकि उनकी पूर्व अनुमति से ही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो तुम्हारी अनुमति पहले से है ही है, तो सुपर सिर्री आदि में वापस करे, तुमने तो कहा था इसको पास करो, और ऐसी स्थिति में नहीं होगा। तो इसका मतलब किन किन को पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकते, जो पुराने भी हमारे, कौन से बताओ, राज्य की सीमा में परिवर्तन वाला पहले से ही पूर्व अनुमति से जाएगा, धन विधेयक पूर्व अनुमति से है, और राज्य की सीमा के अलावा क्या है, नए राज्य के गठन का भी, और क्या जल्दी बताओ, संचित नीति पे भारत विधेयक, वो भी आपका। बेटा चले जाओ आगे चलो। ठीक है, इसको भेज नहीं सकते। अब सर सुनो एक और बात, इनकी विधायी शक्ति में और आती है, राज्यपाल क्या है आपका, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए परामर्श विचारार्थ भेज सकता है। ये जो ना पागलपन करते हैं कई बार राज्यपाल, राज्यों में बड़ा ड्रामा है। राज्यों की स्थिति में देखो, सीएम राज्य में क्या होता है आपका, पीएम जैसा ही रहता है। ठीक है, उनको बड़ी समस्या कहाँ आती है राज्यों में, ऐसा देश में तो नहीं है, देश वाली क्लियर होगी। राज्यों में क्या है, मान लीजिए राज्य की जो विधानसभा ने आपका कोई प्रस्ताव पास करा और गवर्नर साइन करता, तब जाके अधिनियम बनता है राज्यों में। ठीक है, वो सेम स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति वाली है। अब एक और ऑप्शन होता है, तो या तो उसको क्या करे, स्वीकृत कर ले राज्यपाल, या फिर उसको क्या करे, पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर एक और काम कर सकता है, उसमें तीन चीजें, वो राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ भेज सकता है। ये ड्रामा कर देते हैं, कहते हैं ना यहाँ पे वो क्या है, एजेंट के रूप में काम करते हैं राज्यपाल। तुरंत कहते हैं करें न तो हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तुम्हें भेज रहे हैं, हम राष्ट्रपति साहब के लिए भेज रहे हैं, फिर मालिक को भेज रहे हैं। कई बार यहाँ उनके जो बू आती है ना, कुत्ते वाली आती है, मालिक को भेज दिया बस परेशान करने के लिए।
केंद्र सरकार के पास भेज दिया, वहां पे फिर वही डिसाइड करेंगे, राष्ट्रपति बोले तो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये चलता है सर। तो राष्ट्रपति के विचार, ये आपका ये विधेयक राज्यों वाले पे भी काम कर सकते हैं, ये कौन सी है उनकी विधायी शक्ति है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अब ये बताओ राष्ट्रपति केंद्र वाले के लिए तो क्या है, या तो स्वीकृत करेगा, सुरक्षित करेगा, सुरक्षित बोले तो पुनर्विचार के लिए भी आपका भेज सकता है, लेकिन कितने बार, एक बार। लेकिन आ जाओ यहाँ पे, स्वीकृत करेगा, सुरक्षित करेगा या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन कितनी भी बार, समझ में आई, ये कांड कर दिया, कितनी बार भेज सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए केंद्र सरकार चाले तो नाक में दम कर देगी राज्य सरकार होगी। अभी यहाँ पे कोई कानून आया नहीं है, वही ना लाने वाले मूड में भी नहीं लग रहे, ठीक है। राज्य विधायक का स्वीकृति बाध्य नहीं है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। प्रेसिडेंट की जैसे बाध्यकारी किसकी है, संसद की बाध्यकारी है ना, एक ही बार भेज सकते हैं, ऐसा राज्य विधायक के मामले में नहीं है, पुनर्विचार के लिए बार बार भेज सकते हैं, दोबारा विचार करो, फिर से विचार करो, बिना पढ़े फिर से विचार करो, तो परेशान कर सकते हैं, ऐसा है सर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब यहाँ पे ध्यान आया तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, उनकी वीटो पावर कौन सी है। आज हम वीटो पावर देखते हैं इनकी, ठीक है, इसमें आनंद आएगा, समझ में आ जाएगी। तो वैसे ही है, कोई विधेयक आ रहा है उसमें क्या कर सकते हैं, वीटो पावर का क्या है सर, आपका राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है, आप जानते हो, है ना। कार्यपालिका बोले तो जो केंद्र की सरकार को, उसका मालिक कौन है, उसका मुखिया कौन है आपका, बताओ, राष्ट्रपति है। कार्यकारी प्रमुख आर्टिकल 53 बोल रहा है ना, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास में, प्रधानमंत्री के पास में, एक्चुअली मंत्रिपरिषद में, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। चलो आ जाओ, वीटो पावर का मतलब क्या है आपकी, ठीक है। वीटो या निलंबनकारी शक्तियां, निषेधाकारी शक्तियां, निषेध करने वाली, कोई बिल आ रहा है उसको कैसे आपका रोक सकता है राष्ट्रपति। सुनो, वीटो पावर आपकी 4 है सर, एक है एब्सोल्यूट, दूसरी है क्वालिफाइड अत्यांतिक, दूसरी निषेधित, विशेषित या क्वालिफाइड, निलंबनकारी या इसको सस्पेंसिव बोलते हैं, चौथी आपकी पॉकेट वाली। इंडिया के ये है 4 वीटो, ये चारों की चारों किसके पास में, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में। हमारे राष्ट्रपति के पास में एक नहीं है, कौन सी नहीं है, क्वालिफाइड वाली नहीं है। हमारे राष्ट्रपति के पास में कितनी है, 3 है। फिर से ध्यान रखना, कितनी है, 3 है। तो पहली होगी एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या है, अब इसको यहाँ पे मत पढ़ा, समझा करो, समझो। यहाँ पे मान लीजिए दोनों सदन से पास होकर के आ गया कोई बिल, अभी एक्ट नहीं बना है, एक्ट कब बनेगा, जब राष्ट्रपति महोदय साइन करेंगे, आ गया, ठीक है। तो क्या है आपका, पूरी तरह से मना कर दे उसको, आया ना, मना करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, असहमति दे दें, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट वीटो। और कितनी बार एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकता है राष्ट्रपति, एक बार, हमारे यहाँ पे, आया ना, समझ आ रही है ना। मना कर दे, या तो मना करेगा या फिर पुनर्विचार के लिए तो दूसरी वाली हो जाएगी, बताऊंगा अभी, सस्पेंसिव वाली। तो एब्सोल्यूट वीटो होगी जिसमें क्या है, वो सुरक्षित रख सकता है, बिल समाप्त हो जाएगा। एब्सोल्यूट वीटो में वो पूरी तरह से मना कर देगा, बिल समाप्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं सर आपकी, ठीक है। क्वालिफाइड वाली क्या होती है, अमेरिका में होती है, जिसमें कार्यपालिका ने 2/3 बहुमत से भी कोई चीज पास करी है, ठीक है, वो भी आपकी नलीफाई हो जाती है। वहां प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, और अमेरिका में है ही है यार, वहां सीएम पीएम थोड़े ना होता है, वहां पे क्या होता है, केवल राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे अमेरिका में। इधर ध्यान देखो, आपकी ये जो है ना, आपकी निलंबनकारी, सस्पेंसिव वीटो, इसको बोलते हैं निरोधात्मक। इसका मतलब क्या सर, आपका पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है, लेकिन आपका एक बार, दूसरी बार में इसको क्या है आपका देना पड़ेगा। एक्चुअली ध्यान करें, निलंबनकारी वीडियो मतलब जो वीटो किसके खिलाफ नहीं जारी कर सकता, वो धन विधेयक के खिलाफ, वो राज्यों के नए गठन के लिए भी आपका यूज नहीं कर सकता, क्यों, पूर्व अनुमति वाले, ठीक है। तो ये हो गई। अब है हमारी चौथी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है, कोई चीज आई पॉकेट में रख ली, पॉकेट का मतलब जेब में नहीं रखना, वो बिल कि जेब में रखे घूम रहे हैं, कि प्रेसिडेंट साहब की जेब काटने घूम रहे हो आप। मुद्दा क्या है, अरे पॉकेट का मतलब है आपने कहीं पड़ोस में भी कहीं पे भी रख दिया, लेकिन बोला उसको पॉकेट जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। सहमति या असहमति कुछ नहीं देना, अपने पास रख लेना। और भारत में कितनी शक्ति है, ये आपकी असीमित है। तुम अत्यंतिक एब्सोल्यूट वाली है, इसमें समाप्त हो जाए, इसी को तो रोक लोगे। मैं पुनर्विचार के लिए भेज ही नहीं रहा, राष्ट्रपति चाहे तो नाक में दम कर सकता है। पॉकेट वीटो सबसे खतरनाक वाली है। उसने कहा मैं पुनर्विचार के लिए भेजूंगा, तभी तो तुम दोबारा भेजोगे, और सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने पुनर्विचार के लिए भी भेजा, दोबारा भी उन्होंने भेज दिया, फिर दोबारा किसको यूज कर सकता है राष्ट्रपति चाहे तो, पॉकेट वीटो को। कंपलसरी नहीं है ये सहमति देने वाला, हाँ देंगे, रुक जाओ, साइड में रखा है, अभी मूड मेरा सही नहीं, साइन नहीं करने का मूड मेरा, तुम जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकते राष्ट्रपति से। ये कौन सी वीटो, उसकी पॉकेट वाली, राष्ट्रपति चाहे तो। और ऐसा यूज किया गया है, किसने करा है सर, आपके एक है आपके, जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह आपके प्रेसिडेंट थे, सन 86 की बात है, 1986 की, 84 में इंदिरा जी नहीं रही है। 86 में एक कानून आया है और राजीव गांधी की सरकार लेके आई है, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। कौन सा वाला, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, इसको लेकर के आए। और उसमें ज्ञानी जैल सिंह सहमति नहीं रखते हैं, उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा, उसमें साइन ही नहीं करा। 89 में तो राज्य सर नहीं रहते हैं, है ना, उनका वो हो जाता है। कुल मिला के बात समझ में आ गई।
तो हमारे यहाँ पे कितना समय पॉकेट वीटो का, तो अनिश्चित काल है, इसीलिए चाहे तो राष्ट्रपति मूड में ना हो तो नहीं भी साइन करें। सर अमेरिका में कितना पॉकेट वीटो, अमेरिका में भी है, मैंने बोला ना 4 प्रकार की वीटो का है अमेरिका में, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन ध्यान रखना पॉकेट वीटो केवल 10 दिन के लिए है, 10 दिन पॉकेट में रख सकते हो, वहां पे 10 दिन के बाद में आपको साइन करना पड़ेगा। चलो आ जाओ सर, एक नोट है यहाँ पे, नोट लेते जाओ, वो क्या है, संविधान संशोधन बोले तो 368 वाला, ठीक है, पर कोई वीटो शक्ति नहीं है किसको, राष्ट्रपति को। संविधान संशोधित हो रहा है, उस पर आपको वीटो पावर नहीं है, वो तो किसने, विधायिका ने विशेष बहुमत वगैरह से वो करा है, तुम्हें वहां तो साइन कर देना, दिमाग लगाना नहीं। संविधान संशोधन है, तुम कहोगे मेरे पे पावर ही नहीं, टेंशन नहीं है, साइन कर दो चुपचाप, ठीक है, वहां उदम नहीं बचाना, बोले बड़ी वहां पॉकेट वीटो का भी यूज नहीं कर सकते संविधान संशोधन के लिए, ऐसे तो देश चलेगा ही नहीं, वीटो पावर वहां पे नहीं, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करेंगे, कौन सी आपकी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, लास्ट देख लेते हैं आप, ठीक है, अब घबराओ नहीं, ठीक है, ओके। जो ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। सर एक चीज बताओ, ये किताब पे मत जाओ, अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, जब संसद आपके सत्र में ना हो, ठीक है, संसद सत्र में ना हो। अच्छा कोई मान लीजिए दोनों सदन चाहिए कि कोई एक भी ना हो, कोई एक भी ना हो, रीजन बताओ। सर कानून बनेगा तब जब दोनों सदन से पास होएगा, तो उन्हें तो बहाना मिल जाएगा, चाहे दोनों सदन ना हो तब भी और एक सदन ना हो तब भी आपका वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अच्छा दोनों सदन हो, संसद सत्र में भी हो, तब भी जारी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, वो रहेगी कंटिजेंसी, आकस्मिक, लगे कि विधेयक बनाने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत वाला है, जनरली ये रहता है, हमने यहाँ तक पढ़ा है। सर प्रोफेटिक रहा हूं इसमें तो, ठीक है, तो आनंद से पढ़ो इसमें तो। चलो यहां तक बात हुई आर्टिकल 123, पहले तो ये पूछा जाएगा अध्यादेश से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 123 है, और संसद के विश्रांति काल में ये लगभग उस टाइम पे ये लाया जाता है, ठीक है। अच्छा अस्थायी कानून भी इसको बोला जाता है, अस्थायी कानून क्यों है, ऑर्डिनेंस है ये, क्योंकि कानून के रूप में नहीं रहता, इसकी जो है ना आपका एक समय सीमा है। चलो किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, ऑर्डिनेंस वापस तो किसी भी समय लिया जा सकता है। अनुमोदन आपका संसद की पुनः बैठक होती है, उसके 6 हफ्तों के भीतर होना चाहिए, 6 वीक के भीतर होना चाहिए आपका। यहाँ 6 हफ्ते कहीं आपका क्या कह सकते हैं, 42 दिन कह सकते हैं। अरे कितना होता है, 7 42 कैसे हो गया, हाँ 6 हो गए, सही है, 7 का होता है ना, वैसे हफ्ता नहीं बोलना चाहिए, हफ्ता 8 का होता है, सुना है कभी दूध जाता है, सप्ताह 7 का होता है, तुम्हारे घुसे दूंगा पहले सुन लिया करो, जो दूध जाता है ना दूधिया पे हफ्तों के हिसाब से जाता है, हफ्ता 8 का होता है ना। अरे वो डिपेंड करता है, तो छोड़ो उसमें क्रेज खत्म करो, सप्ताह 7 का होता है, तो हम वीक मानेंगे, इंग्लिश वाला कर लो। वीक की स्पेलिंग क्या है, WEEK, और जो एक ही कम पड़ गई तो कमजोर की होगी, WEEK, वीक माने कमजोर, ठीक है, ओके। चलो 6 सप्ताह में 6 वीक के अंदर, कहने का मतलब 42 दिन। लास्ट सत्र से आपका क्या है, ईदर हाउस में आपका वो रहेगा, ठीक है, अधिकतम अवधि 6 माह 42 दिन, कहने का मतलब क्या है, लोकसभा के भंग रहने पर ऐसा नहीं होएगा, ऑर्डिनेंस नहीं आएंगे। सर सुनो, मान लीजिए लोकसभा ही भंग हो गई, तब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, पूछो क्यों, ऑर्डिनेंस लाते ही कब है, जब मंत्रिपरिषद बोलती है, हाँ है ना, कैसे सुनो समझो, रटो मत। लोकसभा भंग है, अब कोई आपसे पूछेगा चलते फिरते क्या राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, नहीं ला सकते, लोकसभा भंग रहने पे आपका नहीं लाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस का मतलब क्या, मंत्रिपरिषद के हिसाब से चलता है ये सारा काम, नहीं क्या, ओके। चलो ठीक 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 ठीक, ओके। कुछ और चीज समझा रहा था मैं, फॉरगेट करवा दिया तुम्हें, यहाँ पे कुछ चीजें थी। चलो अब मेरा प्रश्न समझो, उससे आप समझ पाओगे। ये अस्थायी कानून है, तो कितने समय तक अधिकतर रह सकता है, एक विधान है, एक माना जाता है कि 2 जो सेशन है संसद के, उनमें अधिकतम कितना गैप होना चाहिए, 6 महीने का। तो प्रश्न आएगा कि अधिकतम कितनी इसकी उम्र हो सकती है एक ऑर्डिनेंस की। सर 6 महीने तो हो गई, लेकिन एक चीज बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, अभी क्या है, मान लीजिए किसी का मूड है कि मैं इसको पास ही नहीं करवाऊंगा, मैं बस इससे ठगी करूंगा, मैं वो नहीं करवाना, तो कितना खींच सकते हैं कि पहले तो राष्ट्रपति को बोलेंगे ही नहीं कि राष्ट्रपति महोदय संसद का सत्र आउट करो, लेकिन एक नियम है 6 महीने का तो मतलब आना चाहिए ना, तो 6 महीने वहां मिल गए, दूसरा सेशन तो लाना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है, आ गया दूसरा सेशन, 6 महीने तो आपने वहां गुजार लिए। अब बोला है कि जो 6 सप्ताह है यानी 42 दिन है, उसके भीतर उसको पास कराना है, और नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक रूप से 6ठे सप्ताह के बाद में आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं हमें पास ही नहीं कराना था, मूड ही नहीं था, लेकिन क्या होगा, तो 6 महीने तो वो मिल गए और 6 सप्ताह ये मिल गए, कहने का मतलब 6 महीने 6 सप्ताह, ये क्या है, किसी भी अध्यादेश की अधिकतम क्या है अवधि, ये प्रश्न आता है। तो अधिकतम कितनी है और न्यूनतम कितनी है, अब ये घंटे बाद ही वापस कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अधिकतम रहेगी, न्यूनतम की कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे तब वो किसी भी समय वापस कर सकते हैं, किसी भी समय वापस कर सकते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है।
अन्य विधायी कार्य हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इनमें इनकी माफ करने की शक्ति वगैरह भी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। वित्तीय वगैरह तो छोटी मोटी है, इसमें ये वाला बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो है ना क्या हो गया है, थक लिए हो आप। चलिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहेगा, रिवाइज करते रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना, क्योंकि इन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यदि आपको जॉब चाहिए तो, ठीक है। जिंदगी छोटी सी है, इसमें जल्दी से इसको जो ना रंग भरो, वक्त का पता नहीं है।